एक बार पुनः सभी का अभिवादन है। हिंदी तीसरा भाग और उसमें भी वर्ण विचार का भाग 2, एक वर्ण विचार का भाग 1 हो चुका है। भाग 1 में हमने देखा क्या था कि वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई के रूप में जाना जाता है। इसकी बात हो चुकी थी। हम थोड़ा सा तेजी बनाएंगे, जल्दी से हम लोग कोर्स निपटाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी पेडागॉजी बची हुई है। तो पेडागॉजी के लिए ये वर्ण विचार और दोनों का कॉमन रूप जो ज्यादातर सीटेट में पूछे जाते हैं, यूपी टेट में ज्यादातर केवल ये व्याकरण के रूप में होते हैं। फिलहाल अभी आयोग द्वारा जो जारी करना है कोर्स वो जारी नहीं हुआ, थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है लेकिन रहेगा वही, व्याकरण कभी बदलेगा नहीं। इस कारण आप लोग निश्चिंत होकर पढ़ते रहिए। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए अनहोनी होनी नहीं, होनी होश होए तो अनहोनी कुछ होना नहीं है, लेकिन निर्भय होके सोना भी नहीं है। वो निर्भय होकर दूसरे रूप में सोने को कहे हैं कि आप अपनी तैयारी करिए, इस रूप में सोइए कि कोर्स नहीं बदलेगा। तो आइए देखते हैं वर्ण का जो प्रकार था, हम लोगों ने 2 पढ़ा था, और ये एक स्वर के रूप में आएगा और एक व्यंजन के रूप में आएगा। और ये 2 वर्ण के प्रकार हैं। लेकिन वर्ण क्या था, इसका प्रश्न 2 था, बताया गया था जब सबसे छोटी इकाई पूछा जाएगा तो वर्ण बताया जाएगा, लेकिन अगर उससे पहले मौखिक इकाई पूछेगा तो ध्वनि बताएंगे। इसकी बात हो चुकी थी, पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। तो भाषा की जब सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण होती है, यहीं से शुरुआत होती है भाषा। वर्ण के बाद आपका क्रम बनेगा शब्द, वर्ण के बाद शब्द आएगा और शब्द के बाद फिर वाक्य आएगा। इन्हीं तीनों में शामिल है हमारा व्याकरण। इन्हीं का शुद्ध लेखन, उच्चारण, पठन, अभ्यास सब कुछ जो हम करेंगे शुद्धता के साथ, वही व्याकरण है। इन्हीं तीनों में पूरा व्याकरण सिमट कर रहेगा। हम पहले शुरुआत किए हैं वर्ण की, फिर उसके बाद वर्णों से मिलेगा शब्द और शब्दों का सही संयोजन बन करके वाक्य निकलेगा। वाक्य के भी कुछ प्रकार हैं, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन क्रम हमारा वर्ण है। वर्ण क्या था, भाषा की सबसे छोटी इकाई, और यह 2 प्रकार का है, स्वर और व्यंजन। तो हम लोग शुरुआत सबसे पहले करेंगे स्वरों से, इनको निपटाने के बाद हम लोग व्यंजन की तरफ आएंगे। तो स्वर क्या होता है, स्वर का मतलब स्वयं राजन्ते स्वरा कहा गया संस्कृत में, और स्वर संस्कृत में इसी का नाम अच दिया गया। लेकिन यहाँ हमको स्वर पढ़ना है। हिंदी में स्वरों की जो संख्या होती है वो 11 होती है। तो 2 प्रश्न यहाँ से हो गया। वर्ण सबसे छोटी इकाई वर्ण, वर्ण के 2 भेद, पहला स्वर दूसरा व्यंजन। स्वर का जो पहला प्रकार आता है, अब इसमें भी आपका 2 प्रश्न बनेगा स्वर से भी। अब स्वर जो है अच है, ये हमारे यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं। क्या बनते हैं, पहला अगर पूछा स्वर कितने हैं, अगर कितने हैं पूछा हिंदी में, तो कितने का जो उत्तर होगा, जो आंसर होगा वो 11 आ गया। लेकिन जब स्वरों का प्रकार पूछा जाएगा तो वो कई प्रकार पढ़ना है। और कई प्रकार क्या क्या है जान लीजिए, उन प्रकारों का नाम भी देख रहे हैं। तो 2 प्रश्न यहाँ से तैयार होना चाहिए। स्वरों की जो संख्या हिंदी में है वो 11 है। कितने हैं अभी हम उसकी बात करेंगे। स्वर के प्रकार की जब बात करेंगे तो प्रकार देखिए कुल इतने पढ़ने हैं हमको। एक पढ़ना है मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर हमको स्वर पढ़ना है, मात्रा के आधार पर। एक पढ़ना है हमको ओष्ठ आकृति के आधार पर, जब ओठों के आधार पर बोलते हैं ओष्ठ आकृति, उच्चारण करते समय हमारे ओठ कुछ खुलते हैं, कुछ मुड़ते हैं, कुछ गोल बनते हैं। तो ओष्ठ आकृति के आधार पर एक हमको स्वर पढ़ना रहेगा। तीसरा, जब ओष्ठ के थोड़ा सा पीछे लौटेंगे तो दांत मिलेगा, लेकिन दांत से स्वरों का उच्चारण नहीं है। वह कैसे होता है, उसको बोलते हैं ताल के आधार पर। जिह्वा जो है ताल को कहीं ऊपर नीचे टच करेगी, इसके आधार पर एक पढ़ना है। और एक पढ़ना है जिह्वा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर जिह्वा का कार्य कैसा होगा, जिह्वा कहाँ कहाँ छुएगी, कब मुड़ेगी, कब घूमेगी, इसकी बात करेंगे जिह्वा के आधार पर। जो अगला प्रकार हमको पढ़ना है वो अनुनासिक के आधार पर पढ़ना है। अनुनासिक के आधार पर जो नाक की सहायता से भी कुछ होंगे, कब स्वर अनुनासिक हो जाएंगे, कब निरनुनासिक हो जाएंगे, मतलब कब उनमें नाक की सहायता ले सकते हैं, किन स्वरों को बिना नाक की सहायता से बोल सकते हैं। तो ये 5 मूल प्रकार हमको स्वर के बारे में पढ़ने हैं। इतना आप पढ़ लेंगे तो कोई परीक्षा, चाहे टेट हो, सी टेट हो, यूपीएसआई हो, मतलब हिंदी के व्याकरण में संस्कृत
के साथ साथ जो हिंदी का स्वर है वो कहीं से ऐसा कुछ भी नहीं छूटेगा कि जो स्वर के प्रश्न बनाए आप न कर पाए। तो यहां तक हमने क्या देखा कि वर्ण के दो प्रकार, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, मौखिक इकाई ध्वनि। उन्हीं ध्वनियों को जब हम लिखते हैं, जब तक लिखेंगे नहीं तब तक वो वर्ण के रूप में नहीं आएंगे। और वर्ण को हम लिपिबद्ध करते हैं, मतलब इसकी एक छोटी सी लिपि देते हैं, तो वह लिपियां दो तरह की हैं, एक स्वर के रूप में आएंगी, एक व्यंजन के रूप में आएंगी। अब स्वर की बात हुई थी कि स्वर जो होते हैं यह क्या होते हैं, यह कुल 11 होते हैं। और उन 11 में क्या पढ़ना है, 11 में जो इनकी गिनती करने, अभी हम इसकी गिनती करवा रहे हैं, तो गिनती जो पहला प्रश्न रहेगा वो 11 होगा। स्वर कितने हैं हिंदी में, तो 11। और स्वर के जो प्रकार हमको पढ़ने हैं वो इतने प्रकार से पढ़ते हैं। अब आइए आगे। अब स्वर में इनका नाम जैसे है वैसे है। संस्कृत में, संस्कृत का सूक्त बोला जाता है, वाक्य बोला जाता है क्या कि स्वयं राजन्ते इति स्वराः, मतलब जो स्वयं अपना राज करते हैं। कहने का मतलब ये किसी के भरोसे नहीं रहते, इनका उच्चारण स्वयं होता है। मतलब ये कुल मिलाकर हम कह दें ये स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र का मतलब क्या होता है, बिना किसी की सहायता से बोले जाएंगे। मतलब जो ध्वनि निकलती है उन ध्वनियों को, जो स्वर की ध्वनि हम निकालते हैं वो बिना किसी आरोह अवरोह, मतलब किसी व्यवधान के बिना ही वो निकल जाती हैं, कहीं रुकावट नहीं होती। स्वतंत्र का मतलब है बोलने में कोई रुकावट नहीं आती है। तो रुकावट क्यों नहीं आती है, अवरोध क्यों नहीं आता, उसका मतलब क्या है। जैसे अगर हम स्वर देखें जो हमारे हिंदी के स्वर हैं, अ, आ, इ, ई, उ, उसके बाद री। अब यहाँ पर आपका ए, ऐ, ओ और औ, ये हमारे हिंदी के स्वर हैं। अब दो बच जाते हैं जिनको हम अंग अह कहते हैं। ये क्या है इसकी बात आगे करेंगे, लेकिन जान लीजिए ये स्वर में नहीं आते हैं। तो स्वरों की संख्या हमारी पूरी हो चुकी है। 4 देखिए ऊपर से दिख रहा है और 7 यहाँ से दिख रहा है। दोनों को जोड़ देंगे तो कुल संख्या 11 की आ जाएगी। तो हिंदी में जो स्वर होते हैं वो 11 हैं। 4 ऊपर लिखा गया और 7 नीचे लिखा गया। बताएं इनको बोलते समय कोई रुकावट नहीं हुई, स्वतंत्र होते हैं, बिना किसी रुकावट के निकलते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे आप व्यंजन बोलते हैं वो कहीं न कहीं रुक के आते हैं, कहीं न कहीं रुकावट आती है। क बोलते हैं, लगता है कंठ के यहाँ थोड़ा सा रुक रहा है, लेकिन आप अ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, लगता है कहीं रुकावट नहीं, ध्वनियां एकदम आबाद गति से, निर्बाध गति से बाहर निकल रही हैं। ध्वनियों का जो हमारी प्राणवायु है वो रुक नहीं रही, सीधे सीधे निकल रही है। इसका मतलब इसमें ये स्वतंत्र आती हैं, स्वतंत्र होती हैं, बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी की सहायता की जरूरत इनको नहीं पड़ती है, बल्कि ये खुद सहायता करती हैं व्यंजनों की। इनकी सहायता के लिए कोई नहीं आता, ये स्वच्छंद होती हैं, अपने आप आती हैं, बिना किसी सहायता के आती हैं, स्वतंत्र होती हैं। ये सब आपसे पूछेगा नहीं, प्रश्न आपका केवल इतने पूछेगा, वर्ण क्या है, कितने प्रकार का होते हैं, छोटा वर्ण कौन, सबसे छोटी इकाई क्या है। तो सबसे छोटी इकाई, फिर जो बढ़ती है वर्ण 2 रूपों में, एक स्वर के साथ, एक व्यंजनों के साथ। फिर पूछेगा स्वर कितने प्रकार के हिंदी में हैं, तो ये बता दी हैं 11 हैं। वो 11 की जो बंटवारा है वो कैसे होगा उसको बताया गया है। देखिए 4 अभी ऊपर बैठे हैं और 7 को हम नीचे बिठाया है। क्यों बिठाया है, कैसे बिठाया, उसकी बात हम करेंगे। अब आते हैं इनके प्रकारों की। जो पहला प्रकार हम पढ़ेंगे वो मात्रा के आधार पर पढ़ेंगे। मात्रा के आधार पर स्वर, मात्रा के आधार पर, या जब उच्चारण करते हैं मात्रा लगने, या जब हम कहते हैं कि उनका उच्चारण करते हैं, तो उच्चारण के आधार पर भी हमारा जो स्वर है वो कैसा होता है, उच्चारण के आधार पर। उच्चारण जो करते हैं या मात्रा लगाते हैं वो कुल 3 तरह से लगाते हैं। पहला देखिए क्या है, पहले का नाम दिया जाता है ह्रस्व, दूसरे का नाम देते हैं दीर्घ, और तीसरे का नाम लेते हैं प्लुत। हम यहाँ आपको संस्कृत और हिंदी का जो एक तुलनात्मक गद्य है उसको भी करते चलेंगे, क्योंकि आप कभी भ्रम में न आए कि हिंदी का उत्तर संस्कृत में लिख के आए, संस्कृत वाला हिंदी में लिख के आए। तो इस कारण यहाँ पर हम आपको तुलनात्मक भी दिखाते चलेंगे।
फिलहाल अभी हम लोग ह्रस्व की बात कर रहे हैं। दूसरा प्रकार वो दीर्घ है और तीसरा प्रकार प्लुत है। अब इन ह्रस्व को दूसरा जो नाम दिया गया वो लघु, और दीर्घ का जो दूसरा नाम है वो गुरु है। फिर यहाँ देखिए, इनको हम एक मात्रिक बोलते हैं। मैंने कहने का मतलब ये है कि इनको एक मात्रा लगाते हैं, इनकी एक मात्रा होती है। जो दूसरा होता है ये द्विमात्रिक होते हैं, इनकी दो मात्रा लगती है। मात्रा जब हम चौपाई या छंद में कभी न कभी लगाए होंगे तो एक मात्रा के लिए देखिए एक डंडी लगाई जाती है, और दो मात्रा के लिए ऐसा एक अवग्रह अ यस जैसा एक सिंबल बनता है। और प्लुत के लिए क्या होता है, प्लुत के लिए ऐसे ऐसे कई बार जब लिखा जाता है तो वो प्लुत होता है, मतलब ये दो मात्रा से ज्यादा का समय लगता है। तो मात्रा के आधार पर क्या क्या देखा हमने, ह्रस्व स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं, प्लुत स्वर होते हैं। ह्रस्व का एक दूसरा नाम होता है लघु, और लघु का एक और नाम है जिसको हम एक मात्रिक स्वर कहते हैं। दीर्घ का जो दूसरा नाम वो गुरु होता है, इसको द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। तीसरा प्रकार होता है प्लुत, इसकी एक मात्रा होती है, इसकी दो मात्रा होती है, इसकी दो से अधिक मात्रा मतलब तीन मात्रा या उससे अधिक होती है। अब हम बात करेंगे कि जो हमारे 11 स्वर हैं उसमें कौन लघु है, कौन गुरु है, कौन प्लुत है, उसकी बात करेंगे। अब आइए देखते हैं। तुलनात्मक अध्ययन के साथ संस्कृत और हिंदी का एक संगम, जहाँ पे आप उस संगम में स्नान तो जरूर करिए, लेकिन निकलते समय इतने आसानी से निकल जाइए कि आपका हिंदी हिंदी की जगह सेट हो जाए, संस्कृत संस्कृत की जगह सेट हो जाए। तो सबसे पहले हमने देखा था इनका कैसे कैसे है, तो बात कर रहे हैं कैसे कैसे, तीनों प्रकार हम देख रहे हैं। हम तुलनात्मक अध्ययन के साथ आ रहे हैं, केवल आज हम प्रकार पे लेके आए हैं। तो बात कर रहे हैं, एक तरफ हमने हिंदी लिखा है, एक तरफ संस्कृत लिखा है, और दोनों को देख रहे हैं कि अगर इसका प्रकार पूछ दिया गया तो हिंदी संस्कृत में ह्रस्व दीर्घ प्लुत का मामला गड़बड़ाए ना। तो सबसे पहले देखिए हम ह्रस्व की बात कर रहे हैं, दूसरा नंबर आता है दीर्घ का, और तीसरी बात आती है प्लुत की। तीनों में भ्रम ना हो, तो आज हम केवल प्रकार की बात किए हैं कि हिंदी के कितने प्रकार होते हैं, और वो प्रकार संस्कृत में आप मिला न दीजिए हिंदी के साथ। तो दोनों को देखते हुए चलिए। जब अगर पूछ दिया कि हिंदी में ह्रस्व स्वर कितना है तो 4 लिखिए, लेकिन जैसे आपको संस्कृत में है, क्योंकि संस्कृत हिंदी की माँ है, ये उसका मूल है, मूल से निकला है, तो 1 बढ़ा दीजिए। संस्कृत में ह्रस्व स्वरों की संख्या 5। फिर आइए हिंदी में दीर्घ स्वरों की संख्या 7, और लेकिन जैसे संस्कृत में पूछेगा 1 बढ़ा दीजिए। संस्कृत चूंकि माँ है तो माँ हमेशा एक तो ज्यादा रहेगी। अब आ जाइए हिंदी में पूछा प्लुत की संख्या कितनी है, 8। कैसे है मैं उसकी बात करूंगा, लेकिन यहाँ पर अगर कोई पूछ दिया भैया संस्कृत में, तो क्या बता दीजिए संस्कृत माँ है, एक तो ज्यादा रहेगी। तो इस क्रम में याद करेंगे, कभी गलत नहीं होगा। हिंदी में 4, संस्कृत में 5। हिंदी में दीर्घ 7, संस्कृत में दीर्घ 8। हिंदी में प्लुत की संख्या 8 और संस्कृत में प्लुत की संख्या 9। ये केवल तुलनात्मक, लेकिन हम बात कर रहे हैं केवल हिंदी की। तो देख लीजिए। अब तीसरी बात आती है प्लुत की। प्लुत कैसे होते हैं, प्लुत क्या है। ह्रस्व तो हम लोग देख लिए कौन कौन, अ, ई, उ और री, ये हमारे सभी क्या थे, ह्रस्व थे। दीर्घ कौन कौन थे जिनका दीर्घ बना था, अ का बड़का भाई आ, ई की बड़की बहन ई, उ का बड़का भाई उ। इसका बड़ा होता नहीं है, पहला प्रश्न यहाँ से भी तैयार होगा। री का दीर्घ नहीं होगा, संस्कृत में होता है लेकिन हिंदी में नहीं होगा। अब यहाँ पर 4 भाई और बैठे हैं, कौन कौन, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे सभी 11 स्वर हो गए। गिन लीजिए, देखिए 4 यहाँ से निकला है, 3 ये हैं और 4 ये हैं। तो 4 4 8 3 11, इनकी बात अभी हुई है। लेकिन आपने देख लिया ह्रस्व की संख्या, दीर्घ की संख्या। अब बात करनी है प्लुत की। तो प्लुत का मतलब वही है कि जितने स्वर हमारे हैं, जो हमारे स्वर सभी हैं, जिनको बोलने में रुकावट न हो। एक श्वास में आप आगे बढ़ा लीजिए, उसको जब चाहिए दीर्घ कर लीजिए, जब चाहिए प्लुत की संख्या बढ़ा लीजिए। लेकिन अगर कहीं थोड़ा सा बोलने में रुकावट हुई तो जान लीजिए वो प्लुत नहीं बनेगा। देखिए 3 लोग हैं जिनको बोलने में थोड़ा थोड़ा सा रुक जाना पड़ता है, एक, ओ, रे। लेकिन और सबको आप बोलते हैं तो एक फ्लो में चलते हैं, प्राणवायु बराबर बराबर चलती जाती है। जैसे क्या आएगा, आ मतलब जो सभी दीर्घ हैं ये प्लुत होते हैं। तो प्लुत की गिनती बनाने के लिए हम बताएं 8 है। कैसे 8 है देख लीजिए। सभी दीर्घ लिख सकते हैं, सभी दीर्घ प्लुत होते हैं, सभी दीर्घ प्लुत होते हैं, ये जान लीजिए।
8 कहाँ से आ गया? एक तो जो अनार है यह भी होता है, तो अ भी क्या होता है? प्लुत होता है, अ भी प्लुत है। तो 7 यहाँ से, 1 यहाँ से, संख्या 8 हो गई। प्लुत क्या होता है? जब हम 2 मात्रा से ज्यादा समय लगाते हैं। जैसे अब देखिए, आ को जितनी देर आप चाहे आ भी बोल सकते हैं, 2 मात्रा लगेगा, लेकिन आ को अगर बोलते रहेंगे तो रुकावट नहीं आएगी। आ, उसी प्रकार ई को हम देर तक बोल सकते हैं, ई, उ, ए, ओ। उसी प्रकार अनार को भी गायक लोग जो अपना राग शुरू करते हैं तो देर तक बोलते हैं, मतलब अ को देर तक बोला जा सकता है। तो जिनको देर तक मतलब 2 मात्रा से ज्यादा बोलेंगे वाट हैं। इनको देर तक नहीं बोल सकते हैं, ये रुक जाते हैं। लेकिन ई के बाद ई जब बोलेंगे तो इसका मतलब इसको ना आगे बढ़ा रहे हैं, इसको कहाँ आगे बढ़ा रहे हैं? ऊ को आगे बढ़ा रहे हैं, इसको कहाँ बढ़ा रहे हैं? रे का दीर्घ होता ही नहीं है, तो जब इसका दीर्घ नहीं उसका प्लुत कहाँ से होगा? तो सीधी बात समझ गए कि जितने दीर्घ थे इनका प्लुत होता है। और एक अ है जिनको बोलते समय मतलब श्वास टूटे न, व्यवहार में समझिए, जिन स्वरों का श्वास टूटेगी नहीं और उसको लगातार एक फ्लो में बोलते रहेंगे वही प्लुत बनेगा। आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या क्या देखा? वर्ण विचार में भाग 2 लेके आए। उन भाग 2 में सबसे पहले हमने देखा कि जो वर्ण है ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है, 2 प्रकार की होती है, स्वर और व्यंजन। उसके बाद क्या देखा कि जो स्वर हैं ये संस्कृत में कहे जाते हैं, ये कितने हैं? जब अगर यह पूछेगा कितने स्वर होते हैं हिंदी में तो 11। और स्वरों का जब प्रकार पूछेगा तो प्रकार कई तरह से होते हैं, लेकिन मुख्य प्रकार ये है, ये कभी प्रश्न आपसे पूछता नहीं है, लेकिन इसमें यह पूछेगा मात्रा के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर। तो इतने प्रकार से स्वर हमको पढ़ना है। मात्रा के आधार पर, स्वरों की संख्या, ओष्ठ आकृति के आधार पर, ताल के आधार पर, जीवा के आधार पर, नासिकता के आधार पर ये पढ़ना है। और पहला बताएं कि जो स्वर हैं वो किसी की सहायता नहीं लेते हैं, ये स्वतंत्र उच्चरित होते हैं। स्वतंत्र का मतलब जब मुंह से प्राणवायु निकलती है तो रुकती नहीं, चलती जाती है। ये गिनती हम दिखा दिए हैं कि 4 ऊपर बैठते हैं, ये ह्रस्व होते हैं, और 7 नीचे बैठते हैं, ये दीर्घ होते हैं। सबके बड़े भाई, बड़ी बहन, बड़का भैया, री का होता नहीं। उसके बाद ये सभी आ गए। अब यहाँ से आगे चलेंगे तो ये ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, उनका क्या क्या नाम, इसकी बात हुई थी। उसके बाद हम लोगों ने देखा तुलनात्मक अध्ययन, हिंदी और संस्कृत में भ्रम ना हो तो ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत एक तरफ लिख दिए। हिंदी में 4 ह्रस्व और संस्कृत में 5। हिंदी में 7 दीर्घ, संस्कृत में 8। हिंदी में 8 प्लुत, संस्कृत में 9। ये हमने देखा। फिर उसके बाद प्लुत कैसे बनते हैं उसकी बात हुई। अब जो प्रश्न यहाँ से पूछेगा, याद रखिए क्या क्या प्रश्न पूछेगा। किसका, हिंदी की बात हो रही है अब, किसका दीर्घ नहीं होता, किसका दीर्घ नहीं है, यह एक प्रश्न बन सकता है। किस वर्ण का ह्रस्व नहीं है, ये प्रश्न बनेगा। तो दोनों आप याद रखिए, किसका दीर्घ नहीं है इसका एक ही उत्तर है री, इसका दीर्घ नहीं होता। और किसका ह्रस्व नहीं होता, वो 4 लोग हैं। कौन कौन? ए, ऐ, ओ, अ। ये ह्रस्व ही नहीं होते, ये दीर्घ ही होते हैं। इनको हम संधि स्वर भी कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्वरों के और प्रकार के साथ। तब तक देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, सुझाव आपके आमंत्रित हैं। देखते रहिए बेसिक लर्निंग टू एडवांस। सभी को एक बार फिर से धन्यवाद।